नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए और साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षणिक रीति विज्ञान का पहला टेस्ट आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रीट मेंस में चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो और साथ ही सेकंड ग्रेड में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी वीडियो है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पर है और कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो फिर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा पहले प्रश्न को। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति व समझ पर आधारित, वस्तुनिष्ठ व विषयगत, समझ व अनुप्रयोग पर आधारित और केवल वस्तुनिष्ठ। तो साथियों, पहले प्रश्न में सही आंसर, परीक्षा में विद्यार्थियों से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखो, प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है साथियों, केवल वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पूछने चाहिए, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अब आपके सामने ये 3 विकल्प है, तो इनमें से जो विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन आपको करना है। आप सभी को बता दूं कि आज का ये पहला वीडियो है। आज का जो सेकंड वीडियो आएगा राजस्थान के इतिहास का वीडियो आएगा साथियों। राजस्थान के इतिहास का 25 प्रश्न आपको मिल जाएंगे सेकंड वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो से पहले ही मैंने सुबह 8 बजे जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा जो ऐप है, वहां पर हिंदी का पेपर नंबर 9 अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। और साथ ही आज जो एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वालों के पेपर नंबर 4 आपके आ जाएगा, ठीक है, एसएसटी लेवल 2 वालों के लिए। और जो 99 वाला कोर्स है साथियों, राजस्थान अध्ययन का कक्षा 6 से 12 वाला, उसमें जो अध्याय आपके 4 है, अध्याय 4 कक्षा 10 का जो अध्याय 4 है उसका टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज का शेड्यूल रहने वाला है। देखिए, इस प्रश्न का देखिए वैसे तो बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न आप इसको मान सकते हो, लेकिन देखो समझ पर आधारित तो बिल्कुल होने ही चाहिए प्रश्न। अब स्मृति और अनुप्रयोग, दूसरा विकल्प भी इसका गलत है। अब पहला या तीसरा विकल्प तो बिल्कुल एग्जाम में इस प्रश्न का आंसर समझ व अनुप्रयोग पर आधारित माना गया है। थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 1 में इसलिए सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रयोजना विधि का दोष नहीं है? 25 में से 20 प्रश्न आप कर देते हो तो यकीन मानिए शिक्षण विधियां आपकी अच्छी चल रही है, नहीं तो फिर थोड़ी जरूरत है आपको शिक्षण विधियां या रीति विज्ञान को सुधारने की। शिक्षण अपूर्ण व अश्रृंखल हो जाता है, व्यय साध्य विधि है, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता है और वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि कौन सा आपको प्रयोजना विधि का दोष नहीं लग रहा है। साथियों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 4 कि ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। ये क्या इसका दोष है? ये इसका दोष थोड़ी है, ये तो क्या है, इसका गुण है साथियों। इस वजह से आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बाकी व्यय साध्य विधि है, शिक्षण अपूर्ण और अश्रृंखल हो जाता है और संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, ये भी इसका दोष है। तो फोर्थ ही विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की मतलब दूसरे प्रश्न का फोर्थ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को। इनमें से कौन सा सतत व व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर बताइएगा। कल न्यूज आई थी कि भाई जो आपका एग्जाम है, आप सोच रहे थे ना कि मई जून तक जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रिपोर्ट आई है कि अगले सप्ताह में जो बोर्ड के पास है साथियों अभ्यर्थना प्राप्त हो जाएगी गवर्नमेंट की, और लगभग अगले सप्ताह में या आप यूं मानिए 20 तारीख के आसपास पूरी संभावना है कि आपकी जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है वो आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर 20 दिसंबर के आसपास आपके विज्ञप्ति आती है तो जनवरी फरवरी या फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा संभावना बताई जा रही है कि मार्च बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपका रीट मेंस का एग्जाम हो जाएगा साथियों। तो ज़्यादा दिन बड़े नहीं है, जो तैयारी में आपने ढील दे रखी है उसको सही कीजिएगा, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर और जनवरी इतनी जल्दी निकलेगी पता भी नहीं चलेगा, और फरवरी वैसे ही 28 दिन की होती है, तो साथियों बहुत कम टाइम बचेगा। तो निश्चित रूप से तैयारी में बिल्कुल भी ब्रेक आपके नहीं लगना चाहिए।
और तैयारी रेगुलर आपकी होनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। प्रश्न नंबर 3 में अगर सही आंसर हम देखें तो साथियों तीसरे प्रश्न का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, संचित अभिलेख। कैसे इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है। तो भाई सीसीई की बात की जा रही है और सीसीई संचित अभिलेख में नहीं होती है। संचित अभिलेख तो योगात्मक का रूप है साथियों। दत्त, कार्य, अभिभावक, शिक्षक, बेटक और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये तीनों सीसीई के भाग हो सकते हैं सिवाय पहले विकल्प को छोड़ करके। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न, ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न आप कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके एग्जाम की दृष्टि से। थर्ड जो प्रश्न है यहाँ पर वापिस दोहरा रहा हूँ, प्रथम विकल्प ही सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? जॉन ड्यूवी ने, किलपेट्रिक ने, स्टीवेंसन ने और जॉनसन ने। तो साथियों जो प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम प्रायोजना विधि के नाम से जानते हैं, इस विधि को सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप जिसके द्वारा दिया गया उसका नाम है किलपेट्रिक। कौन है? किलपेट्रिक। भाई परियोजना विधि का जनक किसको कहा जाता है? किलपेट्रिक को कहा जाता है। तो बिल्कुल इनके द्वारा ही परियोजना विधि को व्यवहारिक रूप दिया गया है। सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण, आकलन, परीक्षा और अधिगम। प्रश्न को वापिस से पढ़िएगा, प्रश्न पढ़कर के समझने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद इसके सही उत्तर का चयन करिएगा साथियों। पांचवा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, आकलन। कैसे रहेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी क्रियाकलाप शिक्षक और छात्र स्वयं को आकलित करने के लिए करते हैं, स्वयं को आकलित करने के लिए शिक्षक भी कर रहा है, छात्र भी कर रहे हैं, तो फिर उसको आप परीक्षा नहीं कह सकते हो साथियों। उपलब्धि परीक्षण भी उसको आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि स्वयं को आकलित करने के लिए कर रहे हैं और प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण और अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु ये सूचना प्रदान करते हैं, उनको आकलन के नाम से जाना जाता है। पांचवें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? भौतिक विशेषताओं की प्रतिकृतियां किस शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास। छठे प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 6 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप? देखो सही आंसर देखे छठे प्रश्न का तो विकल्प 2 सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भौतिक विशेषताएं किसमें आती है? भूगोल में आती है साथियों। और भौतिक विशेषताओं की प्रतिकृतियां जो है साथियों, ये भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है और लिखित परीक्षा है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। बहुत ही देखो मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्न डाले हैं इस टेस्ट में, बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न हैं साथियों ये। तो छात्र की जो प्रयोगात्मक दक्षता है, इसके आकलन का यथोचित मतलब सबसे ज्यादा उचित रूप कौन सा है? तो देखो प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन आप लिखित परीक्षा से नहीं कर सकते, साक्षात्कार से भी नहीं कर सकते, ना ही प्रश्नावली से, बल्कि बालक का जब आप अवलोकन करोगे, बालक कोई प्रयोग कर रहा है और आप उसका अवलोकन करोगे तो निश्चित रूप से आप उसका सही आकलन कर सकते हो प्रयोगात्मक दक्षता का। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को। आपके प्रश्न संख्या 8 है, सामाजिक अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का और व्यक्ति के भौतिक संबंधों का। तो सामाजिक अध्ययन इनमें से जिसका अध्ययन करता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। और साथियों 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। भाई सर्वश्रेष्ठ दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है?
सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, इनसे अच्छा क्या है? सामाजिक संबंध। तो इस वजह से आपके दूसरे प्रश्न में कौन सा 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को, आपके प्रश्न संख्या 9 है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए और ग्रेड व अंकों के लिए। तो अधिगम में आकलन समझने की कोशिश करना प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो एक बार विकल्पों को वापस आप पढ़ सकते हो और फिर इसके सही उत्तर का चुनाव करिएगा। देख ले कौन सा आंसर सही है इसका। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। कैसे? क्योंकि प्रश्न कह रहा है अधिगम में आकलन, मतलब अधिगम जब आप बच्चों को करा रहे हो, बच्चों को जब आप सिखा रहे हो, उस समय जो आकलन कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? अधिगम में आकलन। अब वो जो आकलन है उसमें आप ग्रेड व अंक तो दोगे नहीं, क्योंकि आप सिखाते समय आकलन कर रहे हो। जांच परीक्षण के लिए तो बाद में किया जाता है, पृथक्करण और श्रेणीकरण भी श्रेणीकरण के उद्देश्य से नहीं साथियों, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले, इस हेतु अधिगम में आकलन किया जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपसे प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है। निष्पत्ति परीक्षण कराने से पहले क्या बनाना पड़ता है? नील पत्र, प्रश्न पत्र की रूपरेखा और कुंजी। तो देखो 10वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण कराने से पहले हमें जो बनाना पड़ता है उसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 10 में बताना है। तो साथियों सही आंसर देखें प्रश्न नंबर 10 का। कौन सा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है? विकल्प नंबर 1 बिल्कुल आपका सही उत्तर है। निष्पत्ति परीक्षण बनाने से पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मतलब नील पत्र बनाना पड़ेगा। तो विकल्प आपके 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी व खेल, दत्त कार्य और मौखिक परीक्षा। तो जो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है उसका चयन 11वें प्रश्न में करना है। देखो 11वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो इनमें से जो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है वो है आपके सत्र परीक्षा। सत्रांत परीक्षा जो है ये योगात्मक आकलन के लिए मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है साथियों? योगात्मक आकलन के लिए मानी जाती है। रचनात्मक के लिए सत्रांत या सत्र परीक्षा नहीं होती है। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न 11 का सही उत्तर है। बाकी जो प्रश्नोत्तरी और खेल है इसको भी आप, रचनात्मक आकलन लगातार चलता है, दत्त कार्य भी रचनात्मक आकलन में आ जाता है और मौखिक परीक्षा भी रचनात्मक आकलन में सम्मिलित की जाती है साथियों। तो ओनली विकल्प 1 ही सही है 11वें में। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। आपके प्रश्न 12 है, प्रस्तावना प्रश्नों का संबंध होता है, पूर्व ज्ञान से होता है, सामान्य ज्ञान से होता है, विषय के ज्ञान से होता है और इनमें से सभी से होता है। तो प्रस्तावना प्रश्नों का संबंध इनमें से किससे होता है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर कौन सा रहेगा? तो आंसर देखें प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही है मित्रों? प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। प्रस्तावना प्रश्नों का संबंध बालक के पूर्व ज्ञान से होता है। बालक का जो पूर्व ज्ञान है और बालक को जो हम नया ज्ञान सिखाना चाहते हैं तो उस नए ज्ञान को बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से करते हैं। तो अर्थात प्रस्तावना प्रश्नों का जो संबंध है वो किससे है? पूर्व ज्ञान से है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 12 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 में क्या है। श्रुत लेखन से किस कौशल का अधिक विकास होता है? वाचन व लेखन का, श्रवण व लेखन का, श्रवण व वाचन का और लेखन और वाचन का। तो श्रुत लेखन से जिस कौशल का अधिक विकास होता है उस कौशल के बारे में आपको प्रश्न संख्या 13 में बताना है साथियों। 13वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो श्रुत लेखन से जिस कौशल का अधिक विकास होता है वो है विकल्प नंबर 2 में श्रवण और लेखन। कैसे है? क्योंकि श्रुत लेखन में देखो अध्यापक बोल रहा है और छात्र क्या कर रहे हैं? एक बार तो सुन रहे हैं और सुन करके क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो मतलब श्रवण कौशल मतलब सुनने का विकास हो रहा है और लिख रहे हैं तो मतलब लेखन कौशल का भी विकास हो रहा है।
तो श्रवण और लेखन कौशल का अधिक विकास होता है। किससे होता है साथियों? श्रुत लेखन से होता है। 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 14 को। आपके प्रश्न नंबर 14 है, बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने गए हैं एल बिग्गी, मॉरिसन, हर्बर्ट और किलपेट्रिक। तो इनमें से जो बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने गए हैं उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है। मैंने देखा है साथियों कि जैसे ही ये एक ट्वीट आया था उपेंद्र यादव का कि भाई आपका एग्जाम जो है ये 4-5 फरवरी को नहीं होगा, तो बच्चों ने अपना ही अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि 4-5 फरवरी को नहीं होगा तो फिर मार्च में तो बोर्ड परीक्षाएं हैं, अप्रैल में बोर्ड परीक्षाएं हैं, फिर मई या जून में जाएगा एग्जाम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एग्जाम मार्च के बिल्कुल स्टार्टिंग में होने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन मिले थे और उसमें से आपने 10 दिन तो ऐसे ही बिगाड़ दिए, ठीक है ना। 10 दिन तो ऐसे ही बिगाड़ दिए उस ट्वीट आने के बाद में। मुझे पता है आपकी तैयारी में वो रफ्तार नहीं है जो आपने पकड़ रखी थी, तो रफ्तार को पकड़ो, तैयारी अच्छे से करो। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 साल बाद 4 साल बाद वापिस से तैयारी कर लेना। अभी भर्ती नहीं आने वाली है 2-3 साल के अंदर अंदर, तो कोई भर्ती नहीं आएगी, ठीक है ना। इसीलिए इसी भर्ती में अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए तो अच्छे से तैयारी करो आप बिल्कुल। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर देखते हैं। आपके 14वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 2। बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक किसको माना जाता है? मॉरिसन को माना जाता है। सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। सम्मेलन व गोष्ठियां, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण। तो इनमें से दिए गए विकल्पों में से आपको वो कौन सा विकल्प लग रहा है जो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है साथियों? 15वें प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है? तो आपके विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। प्राथमिक कक्षाओं को आप द्विभाषी पद्धति से नहीं पढ़ा सकते हो। सम्मेलन और गोष्ठियों का आयोजन, अनुवाद शिक्षण में तो वैसे भी द्विभाषी पद्धति चलती है, विदेशी भाषा शिक्षण में भी द्विभाषी पद्धति चल सकती है कि एक तो वो भाषा विदेशी और एक अपनी भाषा, ठीक है ना। बाकी प्राथमिक कक्षाएं जो है ये द्विभाषी पद्धति के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो 15वें प्रश्न का आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, प्रबंधक का और पाठ्य पुस्तक का। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर बताओ। विकल्पों को देख करके उत्तर दो, ठीक है ना। विकल्पों के अनुसार उत्तर देना पड़ता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज याद है तो वहां पर अगर विकल्प में अगर जैसे मान लीजिए जीके में मैं आपको बताता हूं ना कि भाई मान लो कोई भी प्रश्न है कि जैसे एक प्रश्न आता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है, अब वो भरतपुर में है, लेकिन अगर विकल्प में सेवर भी दे रखा है तो क्या भरतपुर को सही मानेंगे? नहीं मानेंगे। विकल्पों को देख करके उत्तर दिया करो। और इस प्रश्न में भी ऐसा ही है, दिए गए विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है ये सबसे बेस्ट आंसर है साथियों। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे प्रमुख स्थान किसका होता है? शिक्षक का होता है। भाई देखो प्रधानाध्यापक का तो होगा नहीं, पढ़ा कौन रहा है? शिक्षक पढ़ा रहा है। प्रबंधक का भी नहीं होगा उतना जितना शिक्षक का है। पाठ्य पुस्तक का भी होता है लेकिन उससे ज्यादा शिक्षक का होता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 16 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 को, अभिकर्मित अनुदेशन में विद्यार्थी कितने चरणों से होकर गुजरता है? 3 चरणों से, 4 चरणों से, 5 चरणों से और 6 चरणों से। तो जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है साथियों? B.F. स्किनर है और B.F. स्किनर ने ही इस विधि का निर्माण किया है। अब अभिकर्मित अनुदेशन के अलग अलग प्रकार है वो अलग बात है, लेकिन इसमें विद्यार्थी 5 चरणों से होकर के गुजरता है। कितने चरणों से होकर गुजरता है? 5 चरणों से। विकल्प 3 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? रोजर बेकन के द्वारा, शुल्च द्वारा, कोमेट महोदय द्वारा और ब्लूम द्वारा। तो इनमें से शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रमिक वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा किया गया है साथियों? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर बताइएगा। कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 18 में? राइट आंसर देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 18 का कौन सा विकल्प सही रहेगा। विकल्प नंबर जो 4 है B.S. ब्लूम द्वारा। बिल्कुल, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा ही किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, भावात्मक उद्देश्य होते हैं और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं।
प्रत्येक जो उद्देश्य है इनको तीन क्या सॉरी 6 भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल ये जो वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया है, बीएस ब्लूम के द्वारा। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 18 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और जीवन उपयोगी शिक्षा। तो प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि में जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा आपको 19वें प्रश्न में बताना है। साथ ही 19वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसी शिक्षा प्रदान की जाती है, जो जीवन में उपयोगी हो। परियोजना विधि के जनक मैंने अभी किसको बताया था, किलपेट्रिक को बताया था ना आपको। तो ये वही विधि है। फोर्थ विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20, डीवी किलपेट्रिक उपागम का आधार है योजना है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है और तुलना है। तो देखो भाई, शिक्षण के उपागम चलते हैं जिसके आधार पर पाठ योजनाएं तैयार की जाती है। तो जो एक उपागम है जिसका नाम है डीवी किलपेट्रिक उपागम, क्या नाम है, डीवी किलपेट्रिक उपागम, और इसका आधार आपसे पूछा गया है साथियों। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 1। योजना को डीवी किलपेट्रिक उपागम का आधार माना जाता है। किसको, योजना को। विकल्प 1 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है मित्रों आपके, उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। क्या है प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां, विशिष्ट अभ्यास और इनमें से कोई नहीं। 21वें प्रश्न में थोड़ा सोच करके उत्तर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों। 21वें प्रश्न का सही उत्तर देखे तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई नहीं वाला आपका आंसर नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में कोई नहीं अगर विकल्प में है तो वो आंसर नहीं होता है आपका। अब 3 चीजें हैं। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है छात्रों की कमजोरियों को दूर करना। तो आप अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करके भी छात्रों की कमजोरियों को दूर कर सकते हो। तो बिल्कुल ये तो है, तो इसको भी आप हटा सकते हो। अब आपके सामने 2 विकल्प है, एक तो गोष्ठियां और एक विशिष्ट अभ्यास। साथियों 21वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल गोष्ठियों के माध्यम से भी उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हो। विशिष्ट अभ्यास इसका आंसर रहेगा। ये विशिष्ट मतलब विशिष्ट जो अभ्यास है ये उपचारात्मक शिक्षण की विधियों में नहीं आती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 21 का सही उत्तर है साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके 22वां प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। बंद प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खुले प्रश्न और खोजपूर्ण प्रश्न। तो जिस प्रकार के प्रश्न विज्ञान शिक्षण के जो छात्र हैं उनमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे, वो प्रश्न आपको 22वें मतलब उस प्रकार के प्रश्न आपको देखने हैं प्रश्न संख्या 22 में। साथियों 22वें प्रश्न का राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। जो बंद प्रश्न होते हैं इनसे आलोचनात्मक चिंतन कैसे हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है उनका फिक्स आंसर है, तो बच्चे उसमें आलोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाएंगे। बाकी अपसारी जो प्रश्न होते हैं, खोजपूर्ण वाले हैं, ये खुले प्रश्न हैं, ये आपके बिल्कुल तीनों ही आलोचनात्मक चिंतन का विकास विज्ञान के विद्यार्थियों में कर सकते हैं। कौन सा नहीं कर सकता, बंद प्रश्न। तो विकल्प 1 आपके 22 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 23 की ओर बढ़ेंगे। आपके 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, अन्वेषण प्रणाली का एक दोष यह है कि इसमें गृह कार्य बहुत दिया जाता है, व्यवहारिक रूप से ये अत्यधिक खर्चीली विधि है, वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करती है ये छात्रों में, और ये अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक विधि है। तो साथियों अन्वेषण विधि जिसको हम हुरिस्टिक विधि भी कहते हैं, इसको हम खोज विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। जनक कौन है अन्वेषण या खोज या हुरिस्टिक विधि के, तो आर्मस्ट्रांग इसके जनक है। किसके, हुरिस्टिक या खोज विधि के या अन्वेषण विधि के। इस विधि के दोष की बात की जा रही है और इसका दोष है व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली विधि है, ये इसका एक दोष है साथियों। गृह कार्य बहुत दिया जाता है, ये इसका दोष नहीं है। वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा इसमें होती है साथियों, ये भी गलत हो रहा है। फिर अवैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक है और अव्यवहारिक नहीं व्यवहारिक है, ये तो ये तीनों ही विकल्प गलत है। किसको छोड़ करके, दूसरे विकल्प को छोड़ करके। 23 में सेकंड विकल्प सही है।
24 की ओर बढ़ेंगे साथियों, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करके जाइएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो 7000 से भी अधिक लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, और अगर आपने नहीं कर रखा है तो डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। और अभी तक भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बाद में पछतावा होगा। फीस मात्र मैंने 149 ही रख रखी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एग्जाम तक आपको और कोई फीस पे भी नहीं करनी है साथियों। तो मैंने ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है, और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ये स्टडी विद पीएन लोधा लिखकर ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड लास्ट और 24वां प्रश्न है, शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और आगमन विधि। तो शिक्षण की जो विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है साथियों, उस विधि का नाम है विश्लेषणात्मक विधि। भले ये वैज्ञानिकता पर आधारित विधि है, वैज्ञानिक विधि है, लेकिन चलती कैसे? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न 24 का सही उत्तर है साथियों। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना, जितने प्रश्न आपने 30 में मतलब 25 में से जितने प्रश्न सही हुए बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना साथियों। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, शिक्षण पद्धति ही इसकी त्रुटिपूर्ण है, और गणित शुरू से ही कठिन होती है। तो 25वें और अंतिम प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 25 में? सही आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25 का। मित्रों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, इस वजह से गणित सीखना कठिन माना जाता है, ठीक है ना। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। तो ये कंप्लीट होता है आपके रीति विज्ञान का पेपर नंबर 1। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।